हेलो मानवा बडी, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त मानवा एपिसोड में। आज मैं सुनाने वाली हूँ कहानी एलेक्जर ऑफ द सन की और ये है इस मानवा का पार्ट 8। तो चलिए जानते हैं बायान की ज़िंदगी की आगे की कहानी। उस सुबह बायान खिड़की के पास बैठकर सोच रही है। जिस रात उसकी माँ गुजरी थी, बायान बस बैठकर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। जिसको आप प्यार करते हो उसको अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता देखना, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कर पाना, वो फीलिंग बहुत ही बुरी होती है। इतनी बुरी कि उसको शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। बायान अब और किसी को भी नहीं खोना चाहती। वो फिर से वैसे पावरलेस महसूस नहीं करना चाहती, इसलिए वो हर वैसे को हील कर रही थी जिसको चोट पहुंची हो। ऐसा करना उसको वो मायूसी, वो लाचारी को भुलाने में मदद कर रहा था जो उसने उस दिन महसूस करा। लेकिन आज अलग था। जब उसने रियलाइज करा कि वो एम्परर को खो सकती है, उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। आखिर हिज मैजेस्टी मेरे लिए क्या है, ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। लोग कहते हैं कि कुछ बेवकूफ़ होते हैं जो ये तक नहीं जानते कि उनके खुद के दिमाग में क्या चल रहा है। लगता है मैं भी उन्हीं बेवकूफ़ में से एक हूँ। मैं बस एक कॉन्कुबाइन हूँ, उनकी 5 कॉन्कुबाइंस में से, और ये ऐसी जगह है जहाँ एक आदमी का कई सारी बीवियाँ होना नॉर्मल है। आखिर मैं उनको पाने का ख्वाब भी कैसे देख सकती हूँ? उनको पाना? मैं तो ऑलरेडी उनकी कॉन्कुबाइन हूँ, लेकिन मेरे अलावा उनकी 4 और कॉन्कुबाइंस भी है। मुझे ये पसंद नहीं। इसका मतलब ये है कि मैं बस उनको पाना नहीं चाहती, मैं उनको बस मेरा बनाना चाहती हूँ, बस मेरे पास रखना चाहती हूँ। इन फीलिंग्स को बढ़ावा देने को मैंने कुछ भी नहीं करा, लेकिन फिर भी ये एहसास मेरे दिल में खिल चुके हैं। मैं अब फाइनली सब देख सकती हूँ। बस उनको पाना काफ़ी नहीं है, मुझे उनको पूरी तरह से बस मेरा बनाना होगा, क्योंकि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। जब एम्परर ने कहा था कि मुझे बस हमेशा उनकी बाहों में रहना होगा, तब लग रहा था कि वो भी मुझे थोड़ा ही सही लेकिन चाहते ज़रूर है। लेकिन कहीं ये सब बस मेरे दिमाग में तो नहीं है। तब तो वो बात एक मैरिज प्रपोजल जैसा साउंड कर रहा था, लेकिन उन्होंने वो सब बस मुझको काम डाउन करने को कहा भी हो सकता है। काश मैं ये सब किसी से पूछ पाती। यही सब सोचते सोचते बायान को याद आता है कि कल रात उसने अपनी माँ के दिए हुए और टेबल में रखे थे। वो घबराते हुए सुयन को आवाज लगाती है। सुयन दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। बायान की आंखें आंसू से भरे हुए हैं क्योंकि वो उनको नहीं ढूंढ पाई। वो सुयन से पूछती है कि क्या उसने 2 लाल कलर के बॉल्स और एक जेड का चाकू कहीं देखा है क्या? वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है, वो उनको खो नहीं सकती। कहीं वो खो तो नहीं गए? सुयन कहती है कि सब ठीक है, वो सब उसके पास है। आज सुबह यहाँ बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो कहीं वो खो ना जाए, इसलिए सुयन ने उनको अपने पास रख लिया। इनको वापस पाकर बायन बहुत ही खुश होती है और सुयन का शुक्रिया अदा करती है। सुयन ने उनके ऊपर से खून साफ करने को उनको ले जाया था, लेकिन वो उनको सुबह की भागदौड़ की वजह से वापस रखना भूल गई थी। अगर उसको पता होता कि वो बायन की माँ का आखिरी निशानी है, तो वो उनको और भी ज्यादा संभाल कर रखती। सुयन कहती है कि ऐसी कीमती चीजों को रखने को वो बैग बहुत पुराना और फटा हुआ है। बायन कहती है कि उसकी बात सही है, लेकिन ये बैग भी उसकी माँ का था, तो वो इसको फेंक नहीं सकती। सुयन कहती है कि क्यों ना ऐसा करा जाए, मेरे पास एक अच्छा पाउच है, आप उस बैग को भी इसके अंदर रख सकती है। बायन इसको लेने से हिचकिचाती है क्योंकि वो बैग बहुत ही सुंदर है, लेकिन सुयन उसको वो लेने को कहती है। बायन उसको लेती है और फिर से सुयन का शुक्रिया अदा करती है। ये बैग बायन को बहुत पसंद आता है। जब सुयन उसके बाल बना रही है, तब भी वो बस उस बैग को ही देख रही है। सुयन बायन से पूछती है कि वो रेड मार्बल्स क्या है। बायन बताती है कि वो डिविनेशन ऑब्स है। वो बताती है कि उसकी माँ एक सिबिल थी। सुयन कहती है कि वाह, तो इसीलिए उनका और आप बहुत ही स्पेशल सा लग रहा था। बायन कहती है कि हाँ, मेरी माँ एक बहुत ही पावरफुल सिबिल थी। वो एक दिन में बस 5 ही जन के भाग्यों को पढ़ती थी। जब वो यंग थी, तब उनसे अपना भविष्य देखने को लोग दूर दूर के गाँव से आया करते थे और वहाँ उनकी लाइन लग जाती थी। सुयन पूछती है कि क्या उन ऑब्स में भी स्ट्रॉन्ग पावर्स है, लेकिन बायन कहती है कि उसको नहीं लगता कि उनमें कुछ खास पावर्स है। इनको माँ ने फॉर्चून टेलिंग करने को यूज नहीं करा था। सुयन पूछती है कि तो फिर ये किस काम के लिए है, लेकिन बायन को खुद अच्छे से नहीं पता। माँ ने कहा था कि बीमारी में इनको ठीक होने को खाया जा सकता है या फिर अपने पार्टनर के साथ खाया जा सकता है। ये कहते कहते उसको कुछ रियलाइज होता है। वो सुयन से कहती है कि उसको अब जाना है। जब सुयन पूछती है कहाँ, तो वो बताती है एम्परर की ऑफिस में। उधर एम्परर के ऑफिस में बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है। इतने सारे लोगों को एक ही साथ एम्परर कभी नहीं बुलाते। आखिर उन्होंने सबको वहाँ बुलाया क्यों है? क्या वो उनको कोई स्पेशल ऑर्डर देने वाले हैं? सभी बड़े औहदे के लोग, जूयुल, रॉयल फिजिशियन, चीफ जनरल, ब्लैक रेस का एक सिपाही और एम्परर का अटेंडेंट सभी वहाँ है। आखिर बात क्या है? एम्परर कहते हैं माक्रिम, तुमने कहा कि तुम्हारी बहन को भी स्लीप वॉकिंग की बीमारी है। वो कहता है कि हाँ। वो पूछते हैं कि उसके सिम्टम्स क्या है, तो माक्रिम बताता है कि उसकी बहन रात के बीचों बीच उठती है और घर के आसपास चलने लगती है, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। उसने अपनी बहन से कभी इसके बारे में पूछा तो नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वो उनके माँ पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उनके माँ पापा डाकुओं के हाथों मारे गए थे और उनकी लाश को सबसे पहले उसकी बहन ने देखा था। एम्परर पूछते हैं कि इसका इलाज वो कैसे करता है, तो माक्रिम बताता है कि जब वो उसके पास था तब वो उसको स्लीपिंग पाउडर खिलाया करता था, लेकिन उसके वार में जाने के बाद उसकी बहन की शादी हो गई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया, ये सोचकर कि उस पर किसी आत्मा ने कब्जा किया है। कुछ साल पहले ही उसने अपनी खुद की जान ले ली। वहाँ मौजूद सभी को उसकी कहानी बहुत ही सैड लगती है, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे लोग स्लीप वॉकिंग को भूत पिशाच के साथ जोड़ते हैं, लेकिन स्लीप वॉकिंग बस एक बीमारी है। रॉयल फिजिशियन आगे आकर कहता है कि उनके रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि बायन की मेड यानी कि सुयन अक्सर कई किस्म
किस्म के जड़ी बूटियां लेने को जाया करती थी। उनमें से ज्यादातर वैसी दवाइयाँ थी जो कि किसी को सोने में मदद करे या फिर उनकी आत्मा को शांत करे। लगता है वो बायन की ही मदद कर रही थी। एम्परर कहते हैं कि लगता है जो भी सुयन ने करने की कोशिश की वो सब काम नहीं करा। एम्परर सोचते थे कि बायन बस एक सीधी सादी मासूम लड़की है। उसने कहा था कि उसको पावर चाहिए, लेकिन उन्होंने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। उनको पता नहीं था कि उसने अपनी स्माइल के पीछे अपने दिल में इतने सारे इमोशंस को छुपा कर रखा है। वो बाहर से तो खुश दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ है जो उसको खाए जा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये बात उसको खुद नहीं पता, और बेहतर होने को उसको पहले खुद अपने बारे में पता होना चाहिए। एम्परर पूछते हैं कि क्या उसके सिम्टम्स का कभी कभार आना और कभी ना आना मुमकिन है। तो रोयल फिजिशियन कहता है कि हाँ, अगर मरीज फिजिकली बहुत ही ज्यादा थका हुआ हो तो उसको स्लीप वॉकिंग नहीं होगा। एम्परर समझ जाते हैं कि इसी वजह से जब वो और बायन साथ में रात बिताते थे तब उसको स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी। एम्परर जानना चाहते हैं कि इसका क्या इलाज हो सकता है। रोयल फिजिशियन बताता है कि इसको कोई दवा या फिर फिजिकल थेरेपी ठीक नहीं करता। इसको ठीक करने का बस एक ही रास्ता है, इस बीमारी की जड़ को ढूंढ उसको उखाड़ फेंकना। गानक गांव को पूरी तरह से तबाह करना एम्परर के लिए एक आसान सी बात है, लेकिन क्या बायान जो चाहती है वो यही होगा? पहले एम्परर को उसके बीते हुए कल के बारे में और भी ज्यादा पता लगाना होगा, स्पेशली ये कि उसकी माँ के साथ आखिर क्या हुआ था जिसको वो इतना ज्यादा मिस करती है। एम्परर फिजिशियन को बायन का अच्छे से चेकअप कर उसको उनका सबसे बेस्ट दवाइयों का यूज कर ट्रीट करने को कहते हैं। इसके लिए वो कोई भी इंग्रेडिएंट यूज कर सकता है। ये सुन रॉयल फिजिशियन चौंक सा जाता है। इसका मतलब वो उन कीमती दवाइयों का भी इस्तेमाल कर पाएगा जो कि बस एम्परर के लिए रिजर्व करे गए हैं। वो कह रहे हैं कि उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे साफ है कि एम्परर बायन को बहुत पसंद करते हैं। एम्परर जनरल को कहते हैं कि तुम्हें अब तक तो समझ आ चुका होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, लेकिन जनरल को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। एम्परर कहते हैं कि कल वो सीओ गांव में दो मुखों के साथ जाएगा और उसको वहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा बायन के पास्ट के बारे में, उसके जन्म से लेकर उस पल तक जब उसने उस गाँव को छोड़ा था। बायन का पास्ट जो भी हो उसको एक सीक्रेट रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कल ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जनरल पूछता है कि उन मुखों का क्या काम होगा वहाँ, तो एम्परर कहते हैं कि उनका एक अलग ही काम है। जब तक वो अपना काम कर रहे होंगे तब तक जनरल को गांव वालों से पूछकर बायन के बारे में और चीजें पता लगाना होगा, और जनरल को ही गांव वालों को अपने साथ अलझाए रखना होगा, जो कि उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो उनसे पहले भी मिल चुका है। ये बात सुन जनरल के पसीने छूट जाते हैं। पिछली बारी जो भी हुआ वो उसको अच्छे से याद तक नहीं, और टाउन हॉल में हुआ वो ऑकवर्ड सिचुएशन, यही सोचते वक्त उसको याद आता है कि वो तो भूल ही गया कि उस गाँव के आदमी ने बायन पर अटैक करा था। आखिर वो ये बात भूल कैसे सकता है? तभी उस मामले को वही निपटाने का उसके पास वक्त नहीं था। गाना गांव के लोग उसको देख खुश नहीं होंगे, उनको उस पर शक होगा और हो सकता है वो सब उसको कुछ भी ना बताए। इसीलिए इस काम के लिए उसका जाना ठीक नहीं है। लेकिन वो ये सब बातें बाकियों के सामने एम्परर को नहीं बता सकता, क्योंकि कोई बायन के बारे में बुरा भी सोच सकता है अगर वो सारी बातें सुन ले। जनरल एम्परर को ये बात बाद में बताएगा जब वो और एम्परर अकेले में होंगे। अभी के लिए उसको बस इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो वो कहने लगता है कि ये बात सब और फैल चुकी होगी कि एम्परर बायन को कितना फेवर करते हैं, इसीलिए गांव वाले उसके बारे में शायद उनको ज्यादा कुछ ना बताए। लेकिन एम्परर कहते हैं कि जनरल उन लोगों से बात नहीं करने वाला। वो चाहते हैं कि जनरल पहले उसी उम्र की लड़कियों से पूछताछ करे। एक कमजोर डार्क सीओ जिसको सभी बुली करते थे, वो एम्परर की सबसे बिलवड कॉन्कुबाइन बन गई। इस बात से जरूर गाँव में कोई भी खुश नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मिले जो बायन के लिए खुश हो तो जनरल उसको याद रखे, क्योंकि उसको एम्परर नहीं मारेंगे। यानी कि एम्परर पूरे गाँव को तबाह करने वाले हैं। किसको पता था कि बायन की बीमारी एम्परर को इतना प्रोवोक करेगी? जनरल को एम्परर को सब सच बताना ही होगा, इसलिए वो एम्परर के साथ अकेले में बात करने की इजाजत मांगता है, और एम्परर जनरल और अपने अटेंडेंट म्योंगा के अलावा सभी को वहाँ से बाहर जाने का ऑर्डर देते हैं। जब कमरे में बस वो तीन ही रह जाते हैं तब जनरल कहता है कि अगर मैं सच बोलने की जरूरत कर सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस काम के लिए भेजना सही होगा। मैं गाँव वालों के किए गए कई सारी चीजें देख चुका हूँ। एम्परर उससे पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो जनरल उनको सब सच बता देता है। जिस दिन बायन ने उस गांव को छोड़ा था तब उसको एक गांव के एल्डर ने वायलेंटली अटैक करा था, और हो सकता है कि उसने बायन के साथ कुछ गलत हरकत भी करा हो, उसको मोलेस्ट भी करा हो। एम्परर उसको इससे आगे का पूछते हैं। वो पूछते हैं कि इस बारे में जनरल ने क्या करा, तो वो बताता है कि उसने खुद बायन को पूछा कि वो उस आदमी के साथ क्या करना चाहती है, और उसने कहा कि वो उससे और गाँव के कुछ और आदमियों को मारना चाहती है। एम्परर पूछते हैं कि क्या वो उनको जनरल के हाथों मरवाना नहीं बल्कि खुद से उन्हें मारना चाहती थी, तो जनरल बताता है कि हाँ, उसने कहा था कि वो 4 आदमियों को खुद अपने हाथों से मारना चाहती है। वो सच में वैसा करना चाहती थी, लेकिन तब उनके पास वक्त नहीं था। एम्परर पारक को बुलाते हैं और पूछते हैं कि जिस हादसे का जिक्र अभी जनरल ने करा क्या उसने भी उसको देखा, तो पारक बताता है कि हाँ। वो पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो उसने ये बात उनको रिपोर्ट क्यों नहीं करा। पारक कहता है कि उसको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्परर काफी गुस्सा हो चुके हैं और वो कहते हैं कि परछाइयां कब से खुद डिसीजंस लेने लगे। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें खुद से डिसीजंस लेने का परमिशन नहीं दिया है। उनको इतना गुस्सा देख वो लोग डर चुके हैं और जनरल एम्परर को खुद को संभालने को कहता है। लेकिन एम्परर कैसे खुद को शांत रख सकते हैं जब उनकी खुद की कॉन्कुबाइन
बायन को किसी ने असॉल्ट किया हो। वो गुस्सा है कि उन्होंने ये बात उनको बताने को इतनी देर कर दी। जनरल अपने घुटने टेक माफी मांगता है। जनरल ने तो कहा था कि उसको बायन बहुत ही अच्छी और प्यारी लगी। अगर ऐसा ही था तब तो उसे ये बात एम्परर को और भी पहले बता देना चाहिए था। उन्होंने हमेशा जनरल को फ्रैंकली बात करने को अलाउ किया है और उसके पास इस मामले को सुलझाने का पावर भी था, फिर भी उसने इसके बारे में कुछ नहीं करा। उन्होंने उसको पावर दिया ताकि वो उसको अच्छे के लिए यूज करे, इसलिए नहीं ताकि वो बिना कुछ करे चुपचाप बैठे। अगर जिस औरत को वो पसंद करता है उसके मैटर में तक वो कुछ नहीं करता तो बाकी लोगों की जरूरत को वो कैसे ही देख पाएगा। एम्परर को लगा था कि बस करप्ट नोबल्स ही उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन अब उनको दिख रहा है कि उनके खुद के घर के अंदर भी प्रॉब्लम्स है। जनरल को इस मामले को अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। उसको लगा था कि उसका चुप रहना बायन के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर वो खुद से सच बोले तो वो उस मामले को भूल चुका था। वो खुद के लिए सॉरी फील करने में इतना बिजी हो गया था कि वो भूल गया कि बायन के साथ क्या हुआ था। वो बस सेल्फिश था। वो खुद के सर को जमीन में पटकने लगता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना जान भी खो बैठ सकता है। जिनके पास पावर है उनको अपने मेहनत से प्रूव करना चाहिए कि वो उन पावर्स के लायक है और वो जो काम करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। ये एम्परर का रूलिंग फिलॉसफी है। जनरल ने सही फैसला लेने के बजाय चुपचाप रहना चूज करा, इसलिए एम्परर उससे डिसअपॉइंटेड है। म्योंगा एम्परर को उनको एक दूसरा मौका देने को रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एम्परर इतना गुस्सा है कि वो कहते हैं, म्योंगा मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछा। वो समझ आता है कि इससे ज्यादा वो उनके लिए और कुछ नहीं कर सकता। जब एम्परर इस हालत में होते हैं तब इस दुनिया का कोई भी उनको शांत नहीं कर सकता। तभी कोई एम्परर को ढूंढते हुए वहां आता है। गार्ड कहता है कि बायन एम्परर से मिलना चाहती है। तभी म्योंगा एम्परर को देखता है और वो अब गुस्सा नहीं है। वो समझ आता है कि अब कोई है जो कि एम्परर के मन को शांत कर सकती है। एम्परर को पता है कि उनका खत्म होने तक बायन इंतजार नहीं करने वाली। वो पारक को बायन, उसकी माँ और उन लोगों के बीच का कनेक्शन पता लगाने को कहते हैं जिसको वो मारना चाहती है। जनरल को वो कुछ वक्त के लिए उसके ड्यूटी से हटाते हैं और वो उसको ब्लैक रेस को ज्वाइन करने को कहते हैं, यानी कि उससे अब चीफ जनरल का पोस्ट छीन लिया गया है। लेकिन वो खुश है कि एम्परर उसको एक दूसरा मौका दे रहे हैं। उसको परवाह नहीं कि उसका औहदा क्या हो, वो बस एम्परर के लिए काम करना चाहता है। वो एम्परर का शुक्रिया अदा करता है। तभी बाहर से बायन की आवाज आती है जो उसको अंदर जाने देने को गार्ड के साथ बहस कर रही है। कुछ ही वक्त बाद वो अंदर घुस जाती है। वो कंप्लेन करने लगती है कि एम्परर इतने वक्त तक अंदर ही थे, फिर भी उन्होंने क्यों उसको अंदर आने नहीं दिया। वो दौड़ते हुए उनके पास जाती है और उनका चेहरा पकड़ लेती है। वो पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्या उनका हाथ अब भी दर्द कर रहा है या फिर उनको चक्कर आ रहा है, क्या उनको कमजोर महसूस हो रहा है, लगता है आपको तो बुखार हो गया है। एम्परर देखते हैं कि बायन उनके लिए परेशान है। वो उनको एम्परर नहीं बल्कि ऐसा इंसान समझती है जिसको उससे प्रोटेक्ट करना है। वो कहते हैं कि बुखार उनको नहीं बल्कि बायन को है। शायद सुबह ज्यादा खून देने की वजह से वो बीमार है। वो बायन को आ करने को कहते हैं। उसने जो अपना खुद का टंग को काटा था वो अब हील हो चुका है। कभी कभार उसके घाव बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। उनको नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन लगता नहीं है कि ये सब इस बात में डिपेंड करता है कि उसने कितना खून खोया। क्या उसकी शक्तियाँ तब कमजोर पड़ती है जब उसका खून पीने वाले वो होते हैं। वो बायन को बैठने को कहते हैं। वो जाकर उनके गोद में बैठ जाती है। उन्होंने उसको रेस्ट करने को कहा था तो फिर वो क्यों यहाँ आई है। बायन कहती है कि वो बस उनसे मिलना चाहती थी। वो पूछते हैं कि क्या वो यहाँ बिना कैरियज के खुद से आई है, तो बायन बताती है कि चलना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। वो म्योंगा को फिर से ऐसा ना होने देने को कहते हैं। बायन पूछती है कि क्या फिर से नहीं होना चाहिए, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। एम्परर कहते हैं कि वैसा नहीं है, वो बस चाहते हैं कि बायन को यहाँ आने को कोई तकलीफ ना हो। बायन जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। वो गार्ड्स को बायन को ना रोकने को कहेंगे। ये बात बायन को खुश करती है कि वो जब मर्जी एम्परर से मिलने आ सकती है। अब जाकर बायन देखती है कि जनरल भी वही था। वो पूछती है कि उसके सर को क्या हुआ, तो वो बताता है कि वो बस कहीं गिर गया था। उनका जख्म काफी ताजी दिख रही है, लेकिन जनरल कहता है कि ऐसा नहीं है, उसको ये चोट लगा काफी वक्त हो चुका है। बायन कहती है कि उनके चोट से खून बह रहा है। जनरल सोचता है कि बायन अब खुद को काट अपने खून से उसका इलाज करेगी और एम्परर फिर से उस पर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन बायन कहती है कि उसको इसका इलाज करवाना चाहिए। वो जनरल को रॉयल फिजिशियन को अपना घाव दिखाने को कहती है। ये एक छोटा घाव दिख सकता है, लेकिन फिर भी वो सीरियस हो सकता है। जनरल कहता है कि वो वैसा जरूर करेगा। जाकर रॉयल फिजिशियन से इलाज करवाना, वो खुद से उसके चोट को नहीं देखेगी। वो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही बायन कहती है कि मैं कितनी मीन हूँ। एम्परर कहते हैं कि बायन और मीन कभी नहीं। जनरल का घाव बायन अभी हील कर सकती थी। एम्परर पूछते हैं कि तो फिर उसने वैसा क्यों नहीं करा। बायन बताती है कि उसको लगता है कि उसको अपना खून बचा कर रखना चाहिए क्योंकि एम्परर बहुत क्लमजी है। एम्परर कहते हैं कि मैं और क्लमजी। वो कहती है अपनी बॉडी को देखिए, आप घाव से भरे हुए हैं। अगर आज सुबह की तरह आपको फिर से कोई चोट लग जाए तो आपको हील करने को बहुत सारा खून चाहिए होगा, इसलिए मुझे अपना खून आपके लिए बचा कर रखना होगा। अगर कोई और बहुत ही ज्यादा बीमार हो तो वो उनको जरूर हील करेगी, लेकिन अभी जनरल का चोट उतना बड़ा नहीं दिख रहा था। एम्परर पूछते हैं कि क्या वो इस बात को रिग्रेट कर रही है कि उसने जनरल को हील नहीं करा। बायन बताती है कि नहीं,
उसको तो बुरा भी नहीं लग रहा है। उसको नहीं पता था कि वो इतनी मीन है। उसकी माँ तो कहा करती थी कि वो एक बहुत ही बुरी लड़की होती है। कभी कभार वो खुद की बुराई कर ही रही थी कि तभी एम्परर उसको किस कर लेते हैं। मुझे ऐसा ही पसंद है, तुम जैसी हो मुझे तुम वैसी ही अच्छी लगती हो। बायान को ये प्यार का इजहार जैसा लग रहा है। वो कहती है कि अगर ऐसा ही है तो क्या वो उनसे कुछ पूछ सकती है। एम्परर कहते हैं हाँ। वो पूछती है कि उनको वो चोट कैसे लगी थी, उनके साथ किसने वैसा करा। एम्परर को पता होना चाहिए था कि वो उनसे सबसे मुश्किल सवाल पूछेगी। वो उसको बताना नहीं चाहते हैं कि वो चोट उसने खुद उनको दिया था, तो वो कहते हैं कि वो बस हो गया। लेकिन बायान जानना चाहती है। वो कहते हैं कि स्वॉर्ड फाइट प्रैक्टिस के वक्त उनको वो चोट लग गया, वो बस केयरलेस हो रहे थे। लेकिन कल रात तो उनको किसी दूसरी कॉन्कुबाइन के साथ होना था ना। एम्परर कहते हैं कि किसी दूसरी औरत के साथ उनका कॉन्जुमेशन की बात करते वक्त उसको थोड़ी भी झिझक नहीं है, क्या उसको थोड़ा सा भी जेलस फील नहीं होता। बायान पाउट करती है और कहती है कि अगर वो एक सीओ मर्द होते तो वो उनकी बहुत ही बुरी तरह से पिटाई करती। बस अगर वो एक आम सीओ आदमी होते तो। सीओ लोग शादी के बाद अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही पार्टनर के साथ बिताते हैं। वो पूछते हैं कि सीओ की शादी कैसे होती है। बायान कहती है कि वो काफी सिंपल होता है। एक आदमी अपनी पसंद की औरत को उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने को पूछता है, और अगर उस औरत को भी वो आदमी पसंद हो तो वो अपना सबसे कीमती चीज उसको देकर उसको एक्सेप्ट करती है। ऐसा करना ये साइन है कि वो दोनों अब पति पत्नी बन चुके हैं। इसके बाद सीओ लोग नए पार्टनर्स नहीं बनाते। अगर उनका पार्टनर मर भी जाता है तो भी नहीं। अगर कोई आदमी अपनी पत्नी पर चीट करता है तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। लेकिन ये तो बस सीओ के तरीके हैं, वो एम्परर को ये फॉलो नहीं करवा सकती। यहाँ एम्पायर में तो एक ही मर्द के कई सारी बीवियां होना नॉर्मल बात है। ये बात बायान को पसंद तो नहीं है, लेकिन वो इसके बारे में कर भी कह सकती है। यही यहाँ का रूल है तो उसको ये फॉलो करना ही होगा। क्या इसका मतलब बायान को इस बात से परेशानी नहीं है कि एम्परर दूसरी औरतों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि यही यहाँ का तरीका है। उसकी बात तो सही है, लेकिन तभी बायान कहती है कि वो सोच रही है कि उसको एम्परर को हर जगह फॉलो करना चाहिए। क्या पता उनको कब कोई चोट लग जाए, उनको तुरंत हील करने को उसे उनके पास होना चाहिए। एम्परर सोचते हैं कि वो लोग इस टॉपिक में कैसे पहुंच गए। वो तो किसी और बारे में बात कर रहे थे अभी। वो पूछते हैं कि जब वो दूसरी कॉन्कुबाइन के साथ हो तब क्या। बायान उनको वहाँ तो फॉलो नहीं कर सकती। एम्परर पूछते हैं तो फिर वो क्या करेगी। बायान कहती है कि वो बाहर बैठकर उनका इंतजार करेगी। एम्परर को अब समझ आ रहा है। बायान कह रही है कि भले ही वो उनको दूसरी कॉन्कुबाइंस के साथ जाने को नहीं रोक सकती, वो उन पर प्रेशर बनाए रखेगी। उस पर जो भी रोक लगे हुए हैं उनके अंदर रहकर ही वो सबसे अच्छी तरकीब ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एम्परर कहते हैं कि बायान की बात सही है, वो जो चाहती है वो कर सकती है। बायान पूछती है कि क्या वो सच में उनको हर जगह फॉलो कर सकती है, तो एम्परर बताते हैं कि हर जगह नहीं, बस उनकी ऑफिस के इलाके में, यानी कि वो कॉन्जुमेशंस में उनको फॉलो नहीं कर सकती। बायान सोचती है कि लेकिन वही तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। उसको लगा था कि उसने सब सुलझा दिया है, लेकिन लगता है उसकी तरकीब काम नहीं करने वाली। एम्परर को तो उस बात से परेशानी नहीं होगी अगर वो वहाँ भी उनके साथ जाए, लेकिन ऐसा करने पर बायान एक जेलस कॉन्कुबाइन के रूप में दिखी जाएगी और नोबल्स उस पर अटैक करेंगे। अगर बायान उनको प्रॉमिस करे कि वो चुपचाप अपने चेम्बर में रहेगी तो वो उसको एक सीक्रेट बताएंगे। वो पूछती है क्या सीक्रेट, तो वो बताते हैं कि बायान वो एक लौती औरत है जो उनको अपने बाहों में दे सकती है। लेकिन बायान नहीं समझ पाती कि इसका मतलब क्या है, और एम्परर को भी ये पता है कि वो उनकी बात को नहीं समझ पाई। एम्परर भी बायान से कुछ पूछना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि क्या वो उसके पति है। बायान कहती है कि आज सुबह एम्परर ने कहा था कि बायान उनकी बाहों में अपनी पूरी जिंदगी बिताए। क्या वो एक मैरिज प्रपोजल नहीं था। एम्परर का मतलब ये तो नहीं था, लेकिन ये भी ठीक है। वो कहते हैं हाँ। एम्परर कहते हैं कि लेकिन बायान ने तो उनको अब तक कुछ नहीं दिया। उसने अभी तो कहा था कि एक सीओ औरत जब मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करती है तो वो अपनी सबसे कीमती चीज उस आदमी को देती है। बायान कहती है कि अरे वो, मुझे बस एक सेकंड दीजिए। वो उनको वही लाल ऑर्ब दिखाती है। वो पूछते हैं कि ये क्या है। बायान बताती है कि ये एक डिविनेशन ऑर्ब है, ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है और इस जैसा कुछ भी इस पूरी दुनिया में नहीं है। एम्परर पूछते हैं कि क्या वो ये उनको दे रही है। बायान कहती है हाँ, उस माँ की आखिरी निशानी जिनको वापस पाने को वो अपने सपनों में भी रोती है, और वो ऐसी कीमती चीज मुझे दे रही है। एम्परर कहने लगते हैं कि बायान, मैं इसको बहुत ही संभाल कर रखूंगा। लेकिन तभी बायान कहती है इसको खाइए। एम्परर ये सुन कंफ्यूज हो जाते हैं। बायान कहती है कि अभी नहीं, उनको बाद में इसको खाना होगा। एम्परर कहते हैं कि ये तो एक प्यार का तोहफा है, उनको बस इसको अपने पास रखना चाहिए ना। बायान बताती है कि अगर वो इसको खा ले तो वो हर वक्त हर जगह इसको अपने पास रख रहे होंगे। बायान की बात तो ठीक है, फिर भी एम्परर समझ नहीं पाते। उनको बस ऐसे ही कोई रैंडम चीज खाने को कहना थोड़ा अजीब ही है, लेकिन वो इस बात को कैसे एक्सप्लेन करे। इतना ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी उसके पास सही शब्द नहीं है। शायद इसको फैंसी तरीके से एक्सप्लेन ना कर उसको सब सीधा सीधा ही बता देना चाहिए। वो एक बार फिर पहले की तरह कहती है, मैं आपको पाना चाहती हूँ योर मैजेस्टी। एम्परर को लगता है कि वो पहले की ही बात कर रही है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी उसको अपना पावर देने का वादा कर लिया है। लेकिन इस बार बायान उनके पावर की बात नहीं कर रही,
सच कहा जाए तो तब उसको बस पावर ही चाहिए था, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसको वो पावर किससे मिलता। लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, अब वो एम्परर को पूरी तरह से बस अपना बनाना चाहती है। वो एम्परर से प्यार करने लगी है, इतना ज्यादा प्यार कि वो उनको बस उसका बनाना चाहती है। बायन का ये बोल्ड कन्फेशन सुन एम्परर तो स्पीचलेस ही हो जाते हैं। बायन उनको ये भी बताती है कि अगर वो उस डिविनेशन ऑर्ब को खा ले तो वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बन जाएंगे। उसकी पावर्स को वो खुद भी समझ तो नहीं पाई, लेकिन शायद वो किसी जादुई निशान के रूप में काम करेगा। उसको बस वो चाहिए होंगे और उनको वो एम्परर को अभी फैसला करने को नहीं कह रही, कुछ चीजें हैं जो उसको भी करना बाकी है, इसलिए एम्परर अच्छे से वक्त लेकर सोचने के बाद अपना फैसला ले सकते हैं। जब वो फैसला ले ले तब वो बायान को बता सकते हैं। बस तब तक वो चाहती है कि एम्परर उस ऑर्ब को अपने साथ रखे। वो इंतजार करने को तैयार है। तुम मुझे हमेशा के लिए अपने साथ बांध कर रखना चाहती हो? बायन कहती है कि हाँ। उसने अभी तो सब कहा, फाइनली उसने उनको सब बता ही डाला। वो सोच रही थी कि उसको उनसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये अच्छा हुआ वो बोल ही रही थी कि तभी एम्परर उसको जोर से गले लगाते हैं। बायन कहती है कि योर मैजेस्टी ये क्या हो रहा है? एम्परर ने उसको इतना कस के गले लगाया है कि वो सांस तक नहीं ले पा रही। हम देख पाते हैं कि एम्परर भी बायन से कई ज्यादा प्यार करते हैं। बायन कहती है कि वो सांस नहीं ले पा रही, वो उनको छोड़ दे। एम्परर का दिल भी बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, कहीं वो फिर से बीमार तो नहीं। वो उनकी दिल की तेज धड़कनों को सुन पा रही है। उनको डॉक्टर बुलाना चाहिए। एम्परर उसकी मासूमियत देख कहते हैं कि वो उसका क्या ही करे। तभी वो देखते हैं कि म्योंगा वही है। वो उसको वहाँ से जाने को और उन दोनों को अकेला छोड़ने को इशारा देते हैं और वो भी तुरंत वहाँ से चला जाता है। एम्परर बायन को ये कहकर चिढ़ाते हैं कि ये बात तो फेयर नहीं है कि उनको अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे के साथ बिताना होगा जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। बायन कहती है कि वो कोशिश कर रही है। वो कहते हैं कि वो ये तक कह रही है कि कुछ है जो उसके लिए उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बायन बताती है कि बस कुछ है जो उसको करना ही होगा। एम्पायर पूछते हैं क्या, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब सोचने पर याद आया कि उन्होंने उसको ये तक नहीं पूछा कि उसको पावर किस चीज के लिए चाहिए। अगर उसको पावर मिल गया तो वो उस पावर को क्या करने को यूज करेगी। लेकिन बायन फिर भी कुछ नहीं कह रही। वो सोच रही है कि क्या उसको एम्पायर को सब सच बताना चाहिए या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अब उन पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसका पास्ट एम्पायर की कमजोरी बने। नहीं, ये तो वो खुद से झूठ बोल रही है। जो उसको सच पे महसूस हो रहा है वो है शर्म। जब वो वहाँ थी तब उसको सफ़ेद बालों वाले सीओ से जलन होती थी, लेकिन वो खुद को लेकर शर्मिंदा नहीं थी। लेकिन अब क्यों उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उसको परवाह नहीं कि पूरी दुनिया क्या सोचता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि एम्परर को उसके दरिंदगी से भरे कल का पता चले। शायद बातें अलग होती अगर उसके पास कुछ और होता जिससे उसको प्राउड फील हो, जैसे कि अगर वो सुंदर होती या फिर उसके पास दूसरे कोई स्किल्स होते। बायन चाहती है कि एम्परर को कभी ना पता चले कि वो एक आउटकास्ट थी और सभी लोग हमेशा उसको नीचा करते थे। वो चाहती है कि एम्परर बस उसका अच्छा साइड देखे। एम्परर कहते हैं कोई नहीं, उनको समझ आ चुका है कि बायन उनको इस बारे में अभी बताना नहीं चाहती, और अगर उसके बीते हुए कल की बात करना उसको तकलीफ देता है तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पारक वैसे भी उनको सब इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। उस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने को उनको बायन से पूछना पड़ेगा, लेकिन वो इंतजार कर सकते हैं। एम्परर कहते हैं मेरी लेडी गार्जियन के कई सारे सीक्रेट्स है। बायन उनकी बात नहीं समझ पाती। वादम एम्पायर में इम्पेरियल कॉन्सर्ट एम्परर की रानी को हेगे कहा जाता है। एंशियंट लैंग्वेज के मुताबिक हेगे का मतलब है हेवन, आराम करने की जगह, और गार्जियन इसका मतलब हेगे वो होती है जो एम्परर को सेव गार्ड करती है और उनको एक पीसफुल रेस्ट देती है। अगर बायन हमेशा के लिए एम्परर के साथ होना चाहती है तो इसका मतलब उसको एम्परर का गार्जियन होना पड़ेगा। उनकी हेगे वो पूछते हैं कि वो कब अपना काम खत्म करेगी और उनकी गार्जियन होने को रेडी होगी, जिसका मतलब है कि एम्परर बायन को हेगे यानी कि महारानी बनाना चाहते हैं। लेकिन बायन तो बायन है, वो उनकी बात को फिर से नहीं समझ पाती। उसको लगता है कि क्या एम्परर उसको ये पूछ रहे हैं कि उसका मिशन कब पूरा होगा। ये तो उसको भी नहीं पता। ये बदले का रास्ता जो समझ के परे लंबा है, आखिर ये खत्म कब होगा। क्या वो बहुत दूर आ चुकी है या फिर वो अपने मंजिल के करीब ही नहीं पहुंची। बायन जवाब देती है कि वो तो बस कोशिश कर सकती है, वैसे ही जैसे जब वो पढ़ना लिखना सीख रही होती है तब उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है तब तक जब तक वो कामयाब नहीं हो जाती। इसलिए उसको नहीं पता कि उसका काम कब खत्म होगा। वो चाहती तो है कि सब कुछ जल्द ही खत्म हो, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। एम्परर कहते हैं कि जब वक्त सही होगा तो आकर बस मुझे एक और बार पूछना, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ होने को पूछना। क्या इसका मतलब ये है कि एम्परर भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वो महसूस करती है। एम्परर बायन को अपना टाइम लेने को कहते हैं।
उनको कोई जल्दबाजी नहीं है, वो उसका काम खत्म होने तक उसका इंतजार करेंगे। कुछ वक्त बाद पैलेस में बहुत ही शोर शराबा है। मेड्स अपनी लेडीज के लिए चीजें खरीद रही है क्योंकि एम्परर बस बायन को ही अपना अटेंशन देते हैं। आने वाले बैंकेट में शामिल होकर एम्परर को चार्म करने को बाकी कॉन्कुबाइंस बहुत ही बेताब है, लेकिन बायन को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। वो तो एम्परर का दिया हुआ होमवर्क करने में ही बिजी है और होमवर्क इतना ज्यादा है कि वो पूरा दिन बस इसी में लगी पड़ी है। बायन को कई सारी शब्दों का मतलब नहीं पता। एक एक लेटर पढ़ने से पूरा सेंटेंस पढ़ना कितना मुश्किल है और अचानक एम्परर उसको इतना सारा होमवर्क देने लगे हैं कि उनको पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर उसको कोई सेंटेंस ना समझ आए तो एम्परर उसको वो समझाते तो है, लेकिन उससे पहले उससे एम्परर को बताना होता है कि उसको क्या लगता है उसका मीनिंग क्या है। एम्परर कहते हैं कि जो जवाब तुमको कोई और देता है वो कई कबार ही सही जवाब होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तब से ही बायन पढ़ते वक्त अपने थॉट्स को भी लिखने लगी। वो बस वो बातें लिखती है जो वो फील करती है। कुछ बहुत ही मुश्किल सा सोफिस्टिकेटेड कुछ नहीं लिखती, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो अब अच्छा कर रही है। बायन को अभी भी बहुत पढ़ने को बाकी है, उसके पास किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं है। तभी सुयन पीछे से आकर बायन का आवाज लगाती है, लेकिन बायन बस पढ़े ही जा रही है। सुयन फिर से उसको उसकी ओर देखने को कहती है, लेकिन बायन की नजरें उसकी किताबों से हट ही नहीं पाती। ये देख सुयन पीछे से जोर से चिल्लाते हुए उसका आवाज लगाती है और अब जाकर बायन उसकी ओर ध्यान देती है। सुयन कहती है कि बैंकेट तक उसके लिए ड्रेस बनवाने को उनको आज ही बायन का नाप लेना होगा। बायन की मदद करने को एम्परर ने हेड कोर्ट लेडी को तक भेजा है। बाकी सारी कॉन्कुबाइंस बहुत ही ज़्यादा फैंसी तरीके से सजने संवरने वाली है। सुयन काफ़ी खुश है कि एम्परर ने बायन की मदद करा, वरना सुयन को हर रोज बायन को सादे कपड़े पहनाना पड़ता। सुयन कहती है कि अब उसका एम्परर को मिलने जाने का वक्त हो चुका है, तो वो उन किताबों को साइड में रख देगी, लेकिन बायन एक बार फिर से पढ़ना चाहती है। आज उसके पास सब कुछ पढ़कर निपटाने को वक्त ही नहीं हुआ। वो एम्परर से और कुछ एक्स्ट्रा टाइम के लिए पूछ तो सकती है, लेकिन वो अब से ही उनको फेवर्स नहीं मांगना चाहती। उसने उनको ये तक कह दिया है कि कोशिश ही वो एक चीज़ है जो वो करना जानती है, इसलिए उसको अपना बेस्ट देना ही होगा। वो बार बार कोशिश करेगी जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। जिस किताब को वो पढ़ रही है उसमें भी एक ऐसी ही कहावत थी, एक सच्चे रूलर को एक दिन में एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इसका असली मतलब है कि जो वो आज है उससे उसको कल ज़्यादा बेहतर होना होगा, चाहे वो थोड़े से ही अच्छा क्यों ना हो। एक ऐसा इंसान जो हर दिन आगे बढ़े, एक कदम से ही सही, वो वैसे इंसान बनना चाहती है। और उसको पता है कि उसको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा इंसान है जो उसके साइड में होगा, जो उसको सीने से लगाएगा और जिसको वो अपने सीने से लगा पाएगी। इसलिए बस दिन में एक ही कदम, धीरे से। यह होता है एलेक्सर ऑफ द सन का सीजन 1 खत्म। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर एक कमेंट ज़रूर छोड़ना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपका अल्टीमेट मानवा अड्डा।